मैथ्स में यूनिट 2 है ना, उसका नाम है समझो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरे चैप्टर में ना हम लोग बस कुछ 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उन 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होता कितना, सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है। तो पहला एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस जो है ना हम लोग यूनिट 1 में ही देख लिए थे कि डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो डिस्क्रीट में बस वो होता है ना कि 1 2 3 4 जो डायरेक्ट वैल्यू होते हैं वो समझो डिस्क्रीट में आते हैं, और कॉन्टिन्यूस में क्या होते हैं ना, तो उस पूरे रेंज जैसे कि 1 और 2 है, इन दोनों के बीच में जितने भी होंगे ना नंबर्स, उन सबको मिला के जो बनता है ना, तो उसमें कॉन्टिन्यूस बनता है। तो डिस्क्रीट के कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो डिस्क्रीट में सबसे पहला एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉइजन, तीसरा होता है ज्योमेट्रिक। ये 3 जो है ना ये डिस्क्रीट का हम लोग के सिलेबस में है, ये हम लोग ये 3 पढ़ेंगे। और कंटिन्यूस में क्या क्या है, तो कंटिन्यूस में यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ना डेफिनेशन क्या होगा, तो मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसको कह सकते हैं, तो कोई एक ऐसा इवेंट हो जिसमें अगर एक इवेंट है, अगर वो एक इवेंट का अगर वो जो इवेंट ए है, अगर एक इवेंट माने, और वो जो अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें ना अगर वो जो ए होने का प्रोबेबिलिटी अगर पी, अगर हम लोग एज्यूम करें कि वो पी अगर प्रोबेबिलिटी है, हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट किए, समझो एक तरह से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए ई, उस एक्सपेरिमेंट में एक ए नाम का इवेंट है, इस ए नाम के इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी अगर पी गिवन है, तो क्यू जो है मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल क्या होता है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई भी इवेंट या तो होगा या नहीं होगा, तो 1 माइनस क्यू मतलब 1 माइनस पी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा क्या, तो पी ऑफ ए नॉट का मतलब ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस पी। तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी है। और अगर हम लोग के पास अगर हो ना कि अगर वो जो पी की जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की जो वैल्यू है, वो ना हमेशा सेम रहेगा अगर n रिपीटिशन हुआ अगर एक्सपेरिमेंट का, तो मतलब अगर जैसे कि ना अगर हम लोग एक तरह से बेसिकली समझो ना कि अगर समझने के लिए, तो अगर हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन अगर हम लोग 100 बार टॉस किए, तो हर बार जो टॉस किए और ए अगर एक इवेंट है जो इसका मतलब कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, चाहे तुम कॉइन को पहला बार टॉस करो, चाहे तुम 50वां बार टॉस करो, या फिर चाहे तुम 100 बार ही क्यों न टॉस करो, हेड कितना बार आए, मतलब हेड जो है अगर एक बार जो टॉस करोगे तो टॉस करने में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो हमेशा 1/2 होगा। हेड हर बार जितना बार भी टॉस करोगे तो हर बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 रहेगा। ये सेम रहेगा 100 बार अगर हम लोग टॉस करेंगे तो 100 बार ये सेम रहेगा। तो ऐसा कोई इवेंट अगर जब होता है ना जिसमें अगर हम लोग n एक्सपेरिमेंट करें, मतलब n बार हम लोग टॉसिंग करें या फिर n रिपीटिशन हो उस एक्सपेरिमेंट का, और उसमें जो इवेंट ए अगर है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर है, अगर वो सेम रहे थ्रू आउट, मतलब हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहे, तो उस ऐसे इवेंट को ना हम लोग, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग के पास इंपॉर्टेंट एक होता है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। एक्स इक्वल टू आर इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 आने की, मतलब कितना बार आएगा, मतलब अगर जैसे कि ना अगर तुम 100 बार कॉइन टॉस कर रहे हो, तो 100 बार कॉइन टॉस करने के लिए तुमको क्या होगा कि या तो एक हेड आएगा या फिर 2 हेड आएगा या 3 हेड आएगा या 4 हेड आएगा, ऐसे ही करके वो आएगा, या फिर कोई 0 हेड आएगा। तो वही जो है ना मतलब x इक्वल टू आर, यहाँ पे ये r इक्वल टू है ना, यहाँ 0 1 2 3 होगा यहाँ, मतलब r जो है मतलब p ऑफ x इक्वल टू r की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, NCR इंटू PR QN माइनस R। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का। और इसमें ये जो है r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 से लेके n तक, तो ये तो हम लोग 0 1 2 3 से n तक वो इसलिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि वही जो 100 कॉइन टॉस करेंगे, तो या तो हो सकता है कि एक बार भी हेड नहीं आए तो वो 0 होगा, उसके बाद या तो अगर एक हेड आएगा या फिर 2 हेड आएगा या 3 हेड आएगा, ऐसे कर करके ना या तो 100 हेड आएगा, तो 100 मतलब n तक जाएगा।
और हम लोग के पास ये भी मालूम है कि P प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो 1, मतलब P प्लस क्यू का मतलब क्या है कि सक्सेस होने की, P का मतलब सक्सेस मतलब क्या है कि जो इवेंट अगर है ना उस इवेंट का होने का चांसेस कितना है हर बार, मतलब जो है ना क्या होगा वो हर बार होने का चांस है P, अगर तो नहीं होने का चांस क्या होगा 1 माइनस P, मतलब अगर दोनों को अगर ऐड करें P प्लस Q को अगर हम लोग ऐड अप करें तो वो 1 होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, कोई भी या तो होगा या नहीं होगा, तो इन दोनों को मिला के अगर हम लोग करेंगे तो इक्वल टू 1। अब जो है ना कुछ पॉइंट्स की हम लोग के पास जो है ना ये, अब जो है ना ये जो एक हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे ना कि इसका प्रोबेबिलिटी जो है, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं वो लेजिटमेट है या नहीं, मतलब वो सही में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भी या नहीं, वो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, हम लोग के पास ये बात मालूम है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल में जो होता है उसमें अगर हम लोग सारे जो प्रोबेबिलिटी है सबको अगर हम लोग सम करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये बात हम लोग को मालूम है कि 1 अगर होगा तो 1 अगर होगा तब हम लोग कह सकते हैं ना कि वो लेजिटिमेट है, मतलब वो सही है। तो इसी में हम लोग अगर ये इसका हम लोग सिग्मा निकाल ले, सिग्मा आर इक्वल टू 0, मतलब अगर स्टार्टिंग से लेके मतलब 0 से लेके n तक अगर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी जो है जितना प्रोबेबिलिटी होगा सारे प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम निकालने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा इस ये जो वैल्यू है ना ये n इक्वल टू n, मतलब ये एन सी आर पी आर एन क्यू ऑफ n माइनस आर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इसमें अगर हम लोग सिग्मा अगर लगाएं तो इन सब की वैल्यू को इसका वैल्यू जो है ना 1 होना चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग के पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी q प्लस n, मतलब q प्लस पी ऑफ n। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे तो उसकी फार्मूला क्या होती थी, मतलब कोई भी अगर जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो क्या होती थी NCR और q की पावर में अगर हम लोग के पास अगर ये जैसे कि है ना q की पावर में अगर r और फिर Pn माइनस आर, अगर ऐसे ही अगर हम लोग लिखें वैसे तो इसमें हम लोग अपोजिट लिख सकते हैं, मतलब इसमें जैसे कि है ना यहाँ पे ये q प्लस पी है तो इस q प्लस पी का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हुआ फिर प्लस NCR माइनस 1 इंटू क्यू की पावर में r माइनस 1 इंटू पी ऑफ n माइनस आर। ये जो है ना इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो ये जो एक्सपेंड करने पे जो वैल्यू आएगी ना वो इस वैल्यू के इक्वल आएगी। तो ये एक तरह से ना ये जो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n तक की जो ये वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, तो q प्लस पी के पावर में n। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला, मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे ना क्लास 11 में उसका समझो फार्मूला बस बेसिकली है। और ये बात हम लोग को मालूम है कि q प्लस पी का वैल्यू क्या होता है, तो q प्लस पी का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा 1, तो वही यही 1 आ गया। अगर ये 1 आ गया तो इसका क्या मतलब होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो लेजिटिमेट है, मतलब वो सही है, सही में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या ये है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होना चाहिए, तो ये 1 हो गया इसीलिए ये सही है। ये था पहला नोट करने वाला पॉइंट। ये समझो एमसीक्यू के लिए, मतलब वैसे तो आएगा ही नहीं, मतलब ये पॉइंट्स हैं समझो अगर कोई लिखने को आ गया तो इसके लिए। फिर उसके बाद जो है ना अब इसमें ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोग इसका नाम क्यों दिए, क्योंकि ये जो सक्सेसिव टर्म का जो इवेंट है ना सारे जो प्रोबेबिलिटी का जो सम का जो आता है वो एक तरह से ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना q प्लस पी के पावर में n, इसी का जो एक्सप्रेशन है ना इसी एक्सप्रेशन पे ना सारे सक्सेसिव टर्म का प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसी का एक्सपेंशन था ना ये, तो इसीलिए ये इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिए कि ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही काम करता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब जो है ना हम लोग हर एक जितने भी हम लोग जो ये ऊपर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना हर डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम लोग को सेम चीज़ करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि हम लोग मीन और वेरिएंस ये निकालेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे, और बाकी फिर पॉइजन में भी यही चीज़ करेंगे, मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक में भी यही करेंगे, मीन और वेरिएंस निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। सब में हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो अब जो है ना मीन एंड वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो निकालने जाएंगे, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब EX होता है, EX जो है मीन होता है। तो हम लोग जो मीन निकालने जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा,
तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा आर एक्स आर पी आर। ये जो फार्मूला है ये हम लोग यूनिट 1 में ही पढ़े थे कि ई एक्स जो है अगर एक ये रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक तरह से रैंडम वेरिएबल है, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो डिस्क्रीट के लिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा आर एक्स आर पी आर, ये वैल्यू होगा ई एक्स का। तो इसमें ना एक्स आर क्या होगा, एक्स आर जो है क्या होगा, तो वो आर की वैल्यू ही होगी, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना नंबर ऑफ टाइम जो होगा ना 1 2 3 4 5 ऐसे ही वो इंक्लूड होते जाएगा। तो जो आर की वैल्यू होगी वही एक्स आर की वैल्यू होगी। तो ये एक्स आर की जगह पे आर पुट हो गया। और पी आर क्या है, तो पी आर जो है हम लोग के पास देखो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो पी आर है इसकी वैल्यू ये गिवन है। तो यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पी आर की वैल्यू जो है वही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दिए। तो ये पी आर जो है पी आर के बदले ये आ गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करना है, इसको। तो इसमें हम लोग सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n तक, ये आर का आर तो यहीं पे रहेगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एन सी आर है, एन सी आर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब एन सी आर को हम लोग ये ऐसे लिखे, एन सी आर लिखिए, और पी आर क्यू एन माइनस आर वो ऐसे ही रहेगा। इसको हम लोग पहला इक्वेशन माने। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग आर के जगह पे, मतलब आर फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल, ये हम लोग लिख सकते हैं। और एन फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 के फैक्टोरियल। और पी के पावर में आर है, इस पी के पावर में आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंटू पी के पावर में आर माइनस 1। और इसमें हम लोग ना ये भी कर सकते हैं कि ये n माइनस आर है, ये n माइनस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ ये n माइनस आर है ना, n माइनस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, ये हम लोग को ऐसे है। और इसी को अगर हम लोग अलग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 माइनस आर, अगर हम लोग मतलब माइनस अगर हम लोग कॉमन लें तो r माइनस 1, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ये इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही चीज़ जो है ना हम लोग इसमें लिखे, मतलब n माइनस आर को इवेंचुअली हम लोग ऐसे लिखे। तो ये जो हम लोग इसको ऐसे लिखे ना, तो वही चीज़ देखो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। और यही चीज़ हम लोग जो है ना इसके साथ भी करेंगे, q के पावर में भी n माइनस आर है, तो यही वैल्यू हम लोग q के पावर में भी लिख सकते हैं, सेम वैल्यू। तो यही वैल्यू हम लोग लिख दिए q के पावर में भी। अब इसमें से जो टर्म कटेंगे ना उन सबको काट देंगे, मतलब r जो है वो आपस में कट गए। और इसमें से जो है ना हम लोग ये r के टर्म में ये सिग्मा है, तो इसमें n और p जो है ये हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो np जो है, मतलब n और p जो है वो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो np को हम लोग बाहर ले आए, और सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n, और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बच गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल बच गया, और ये n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बच गया। और इसमें क्या बच गया, तो p के पावर में r माइनस 1 बच गया, q के पावर में ये पूरा बच गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं उसके जगह पे। तो यही हम लोग उसके जगह पे लिख लिए। और फिर p ऑफ r माइनस 1 तो है ही, और q ऑफ n माइनस 1 वो जो वैल्यू थी वो है ही। अब ये जो पूरे टर्म है ना, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो सिग्मा की जो वैल्यू है, ऊपर में जैसे कि था ना, ऊपर में देखो यहाँ पे था सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके n, और ये n सी आर था, q ऑफ n माइनस आर था, p ऑफ r था। अब इसी में ना बस माइनस वन करते जाओ, मतलब n माइनस 1 है, r माइनस 1 है, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 है, और फिर r माइनस p ऑफ r माइनस 1 है। मतलब तो एक तरह से वो जो है ना बस -1 होके अगर जो वैल्यू आएगी, तो मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग q प्लस p के पावर में n माइनस 1 के टर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। पिछला में क्या था, वो q प्लस p के पावर में n आया हुआ था, वो जो है ना जिसमें हम लोग -1 था नहीं था, n की जगह पे बस n ही है, मतलब n माइनस 1 की जगह पे n था, अगर r माइनस 1 की जगह पे r था, तो उसमें क्या आया था वैल्यू, n आया था। q प्लस p के पावर में n जो है ना एक्सपेंशन था, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा q प्लस p के पावर में n माइनस 1। अब q प्लस p का वैल्यू 1 होता है, तो q प्लस p का वैल्यू 1 होता है, तो 1 टू द पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो वही वैल्यू जो है 1 हो गई। और इसी में अगर हम लोग के पास जो वैल्यू आएगी, तो मतलब अब क्या बच गया, बस एक np बच गया।
तो सिग्मा मतलब ई ऑफ एक्स क्या बन गया, ई ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी। तो यही जो है ना मीन बन गया। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा एन पी। अब वेरिएंस हम लोग को निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग के पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ना कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो हम लोग ई ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, हम लोग को अब क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ताकि वेरिएंस निकल पाए। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो इसमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स आर की पावर स्क्वायर। मतलब ये कैसे आया, ये तो हम लोग यूनिट 1 में जैसे पढ़े थे ना कि जो इसके साथ रहता है, मतलब ई के साथ जो रहता है वही वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं। मतलब एक्स है तो यहाँ पे एक्स आर हम लोग लिए क्योंकि सिग्मा हम लोग कर रहे हैं एक्स आर। तो ये हम लोग जो रैंडम वेरिएबल का मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो ई एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे ना, बस उसी के अकॉर्डिंग है कि ई एक्स स्क्वायर है तो एक्स आर का स्क्वायर इंटू पी आर का प्रोबेबिलिटी, मतलब वो जो है ये हम लोग के पास फॉर्मूला से बन गया। मतलब ई एक्स का फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग बना ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एक्स आर की जगह पे हम लोग आर पुट करेंगे, तो आर का स्क्वायर ये हो गया, मतलब एक्स आर, ये एक्स आर की जगह पे हम लोग आर पुट कर रहे हैं तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर ये हो गया इंटू पी आर। तो आर का स्क्वायर को आर का स्क्वायर इंटू पी आर है, तो आर का स्क्वायर को हम लोग आर इंटू आर लिख सकते हैं। वैसे ये लिखने का जरूरत नहीं, आर स्क्वायर ही आ रहने दो, इसको ये हटा दो और आर स्क्वायर को ही हम लोग देख लेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। और पी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पी आर की वैल्यू एन सी आर पी ऑफ आर एन क्यू ऑफ एन माइनस आर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की जो है ना, हर एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला मतलब इसका वैल्यू ये है जो हम लोग ऊपर में ही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो पढ़े हैं ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो ये जो था एन सी आर पी ऑफ आर और क्यू ऑफ एन माइनस आर, ये हम लोग जो है ना पढ़े थे वही है। अब उसके बाद जो है ना ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि आर ऑफ आर माइनस 1 और प्लस आर। ये कैसे आया ना, ये एक तरह से बेसिकली ना आर स्क्वायर में ना हम लोग माइनस आर भी कर दिए और प्लस आर भी कर दिए, और इसमें से अगर हम लोग आर को कॉमन लें तो आर इंटू आर माइनस 1 और प्लस आर, ये आया ना, तो वो ऐसे करके आया। मतलब एक तरह से नहीं, इस आर स्क्वायर में हम लोग माइनस आर किए और प्लस आर किए, तो उससे हम लोग के पास ये फॉर्मूला आ गया। तो इसी को हम लोग बस ना रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिखे। अब इनटू में क्या है, तो अब ये जो एन सी आर है इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू पी आर ऑफ और क्यू ऑफ एन माइनस आर, ये भी आ गया। अब जो है ना इसमें हम लोग के पास दो टर्म आ गए सिग्मा के, तो हम लोग के पास सिग्मा, अगर जो सिग्मा का जो प्रॉपर्टी होता है सिग्मा ऑफ ए प्लस बी, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, सिग्मा ऑफ ए प्लस सिग्मा ऑफ बी। तो इसमें देखो ये प्लस के टर्म में है, मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो टर्म है। तो एक टर्म के साथ जो है ना, तो वो एक टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास ये मालूम है ना, एक टर्म हम लोग के पास क्या आएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके एन, और ये जो पूरा जो है ना, मतलब ये इसके साथ जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये पूरा एक टर्म में आएगा, तो वो पूरा हम लोग इधर से लिखे हैं। और बाकी जो इसके साथ जो आर इंटू ये जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू जो है ना हम लोग एक साथ लिखे हैं। तो इस पूरे वैल्यू का वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ चुका है ई ऑफ एक्स। यही जो है ना, ये एक तरह से ई ऑफ एक्स ही है, मतलब ये जो यहाँ हम लोग निकाले थे ये ऑफ आर इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल पी ऑफ, ये जो वैल्यू था ना पहला वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग पुट किए थे, वही इक्वेशन नंबर 1 ही हम लोग के पास यहाँ पे आया ना, पी मतलब आर इंटू एन माइनस 1 मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू पी आर और क्यू ऑफ एन माइनस आर, यही वैल्यू हम लोग के पास आया। तो उसको हम लोग एन पी डायरेक्टली लिख लेंगे। बाकी जो ये जो टर्म बचा, इस टर्म में ना हम लोग सिग्मा आर इक्वल टू 2 इसलिए यूज़ किए ना क्योंकि आर की वैल्यू 0 करने पे वो 0 बनेगा, आर की वैल्यू 1 भी करेंगे तो भी वो 0 बनेगा, या क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है ना, तो आर की वैल्यू अगर 1 भी पुट करेंगे तो भी वो 0 बनेगा, आर की वैल्यू 0 भी करेंगे तो आर की वैल्यू इस 0 के, ये आर बाहर में आर है, इसके अकॉर्डिंग वो 0 बनेगा। तो हम लोग 0 को काउंट तो करेंगे ही नहीं, तो हम लोग को आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ये आर ऑफ आर माइनस 1 ये तो यहाँ रहेगा ही। बाकी जो है ना एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल को। और पी ऑफ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ आर को हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर
इंटू पी ऑफ आर माइनस टू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक तरह से ये हो गया ना कि बेस कॉमन है, मतलब नीचे का p जो है वो कॉमन है, मतलब इसको अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो दो, अगर हम लोग इसको बाहर निकाल लें तो दो इसमें हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा, तो वही है, मतलब इसको हम लोग बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और बाकी अब फिर r, ये जो r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल को भी ऐसे लिख सकते हैं, r ऑफ r माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये जो हम लोग के पास जैसे पिछले में किए थे, जैसे हम लोग पिछले में किए थे ना n माइनस आर को, इसमें हम लोग -1 और +1 जो किए थे, अब इसी में ना -1 +1 की जगह पे -2 और +2 भी कर सकते हैं, तो वही अगर हम लोग करेंगे तो -2 मतलब n-2 r-2, ऐसे भी हो सकता है, तो n-2 लिखेंगे माइनस ऑफ r-2, ऐसे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं, n-2 माइनस ऑफ r-2, इसका फैक्टोरियल इनटू, अब यही n-r का वैल्यू जो है यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, n-2 और माइनस ऑफ r-2, ये हम लोग q के साथ भी करते हैं और नीचे वाले में भी, दोनों में सेम ही रहता है, तो वही हम लोग किए। अब इसमें से जो जो कटेगा ना उसको हम लोग काट देंगे, तो ये r ऑफ n-1 मतलब r ऑफ r इंटू r-1 r इंटू r-1, ये दोनों कट गया, तो बच क्या गया, ये np, तो हम लोग जो ये जो इस साइड जो हम लोग np लिखे थे ना उसको हम लोग अलग से यहाँ पे np लिखे हैं, बाकी ये जो है ना ये पूरा इसका रिजल्ट है, इस वाले का रिजल्ट ये है। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो n इंटू n-1 और फिर p स्क्वायर, ये सारे इंडिपेंडेंट टर्म है, r से r पे कोई डिपेंडेंट नहीं है इन तीनों का, तो ये तीनों हम लोग कॉमन ले लिए, n ऑफ n-1 इंटू पी स्क्वायर, ये हम लोग कॉमन ले लिए, और फिर सिग्मा r इक्वल टू 2 से लेके n तक के बीच में, और फिर अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बच क्या गया, तो n-2 फैक्टोरियल बच गया, r-2 फैक्टोरियल बच गया, और n-2 माइनस r-2 फैक्टोरियल बच गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-2 इंटू सी ऑफ r-2, और फिर p ऑफ r-2 और q ऑफ n-2 माइनस r-2, ये r-2 ब्रैकेट में है, माइनस ऑफ r-2, ये हम लोग के पास टर्म बच गया। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस q के पावर में n-2, ये हम लोग के पास बाइनोमियल से हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। तो अब p प्लस q की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसीलिए 1, ये हम लोग एक तरह से इग्नोर, 1 के पावर में n-2 यानी कि 1, तो बस बच क्या गया, तो यही बच गया, तो ये बच गया, और ये np यहाँ साइड में है ये, तो ये बच गया। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर और प्लस np, ये e ऑफ एक्स स्क्वायर बना, और फिर अब ये e ऑफ एक्स स्क्वायर बना, और फिर वेरिएंस अब हम लोग को निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स के पावर में होल स्क्वायर। तो अब इसी का e ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट किए, n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np माइनस np का होल स्क्वायर, np का होल स्क्वायर, तो ये np का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों आपस में कट जाएगा, माइनस है ये प्लस है, तो बच क्या गया, बच गया माइनस ऑफ np स्क्वायर प्लस np, ये बच गया। तो इसमें से हम लोग np अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस p, ये np कॉमन ले तो यहाँ ये पॉजिटिव 1 यहाँ पे आया, और ये माइनस p है यहाँ पे माइनस p बचेगा, तो माइनस p, तो इसीलिए हम लोग एक तरह से ये बनाना कि माइनस p प्लस 1 ऐसे बना, तो इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो 1 माइनस p होगा, तो 1 माइनस p का वैल्यू क्या होता है, q, तो q हम लोग इसके जगह पे पुट किए, तो वेरिएंस इक्वल टू क्या हो गया, तो npq, ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। ये था समझो हम लोग के पास मीन और वेरिएंस हम लोग ऐसे निकाल लिए, ये नॉर्मल मेथड था मीन वेरिएंस निकालने का, नॉर्मल जैसे हम लोग मेथड होता है। और इस पूरे यूनिट में ना हम लोग के पास ना मीन वेरिएंस निकालने का ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कि मीन वेरिएंस ही निकाल के बताओ, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो है ना तुमको बोल देगा ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन कैसे आएगा ना, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको बोलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ना मीन और वेरिएंस निकाल के दिखाओ, तो वो जो है ना ऐसे ही हम लोग को हर एक स्टेप करके लिख के वो लिखना पड़ेगा, वो तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो है ना मीन और वेरिएंस निकल गया, अब हम लोग के पास ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम लोग के पास क्या करेंगे, हम लोग के पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ना फॉर्मूला क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है e ऑफ e टू द पावर tx। अब ये जो e ऑफ e टू द पावर tx है ना, ये पिछले यूनिट में हम लोग इसका जो फॉर्मूला पढ़े थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, वो क्या था, सिग्मा r e टू द पावर xr
इंटू पी आर। ये था हम लोग के पास रैंडम वेरिएबल का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। अब इसी में ना बस वैल्यू पुट करो, इसमें हम लोग के पास बस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n तक जाता है, और ई टू द पावर टी ऑफ एक्स आर की वैल्यू, ये जो एक्स आर है ना, एक्स आर की वैल्यू क्या हो, अभी तक हम लोग ले रहे हैं आर, एक्स आर की जगह पे आर ले रहे हैं, तो वो टी ऑफ आर इंटू पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर दिए, ये पी आर की वैल्यू हो गई, तो ये पी आर की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब इसमें से ना ये जो पावर में आ रहा है, यहाँ पे पावर में आ रहा है, यहाँ पे भी पावर में आ रहा है, इन दोनों पावर में आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू ई टू द पावर टी के पावर में आर, मतलब दोनों में पावर ऑफ आर था, तो दोनों को हम लोग कॉमन आउट ले लिए, मतलब दोनों को हम लोग ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करके ले लिए, तो इसी में हम लोग p ऑफ ई टू द पावर टी आर इंटू एन सी आर इंटू क्यू ऑफ एन माइनस आर, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब इसी को अगर हम लोग के पास, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाइनोमियल से, बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा q प्लस पी ऑफ, जैसे कि पहले क्या रहता था, पहले यहाँ पे p टू द पावर r रहता था बस, जैसे कि ऊपर वाले में क्या रहता था, जैसे कि यहाँ पे देखो ये होगा कहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो p टू द पावर r है बस, तो इसमें हम लोग के पास क्या रहता था, q प्लस p के पावर में n रहता था, तो बस यहाँ पे p था अगर अकेला तब। अब जब यहाँ पे p के साथ क्या है, p इंटू ई टू द पावर t के पावर में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, q प्लस p ऑफ ई टू द पावर t, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वही इनपुट के पावर में n, तो यही हो गया मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। तो इसीलिए हम लोग ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, q प्लस p ऑफ ई टू द पावर t के पावर में r, के पावर में n, ये इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हो गया। अब जो है ना हम लोग के पास जो मीन और वेरिएंस है वो हम लोग मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, तो ये जो है ना मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हम लोग के पास ये निकला है। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें अगर विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसके में क्या होगा, पहला डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, एन पी इंटू क्यू प्लस पी टी ऑफ एन माइनस वन, और अगर इसी जो पहला डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आया उसमें अगर t इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पुट करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो e ऑफ x आती है। ये हम लोग यूनिट 1 में ही पढ़े थे, जब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन हम लोग जो पढ़ रहे थे, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या आया था कि जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन का जो पहला होता है, मतलब पहला बार डिफरेंशिएट करने के बाद, जब t इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है e ऑफ x, और जब अगर दो बार करेंगे और तब अगर t की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद t ऑफ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब क्या आती थी, e ऑफ x स्क्वायर, तो e ऑफ x स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही करके ना बस हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो ये हम लोग के बस बेसिक है, बस उसको डिफरेंशिएट करो और t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करने पे और फिर बस उसका वैल्यू हम लोग के पास वो वैल्यू आ जाता है। तो t इक्वल टू 0 पुट करने पे जो वैल्यू आया वही ex बना, और उसके बाद फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट किए और फिर t इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट किए तो जो वैल्यू आया वो e ऑफ x स्क्वायर आया, और वेरिएंस का क्या होता है, तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, तो बस उसी को हम लोग जो वैल्यू को पुट करेंगे तो वो उससे वेरिएंस निकल गया। तो ये बेसिकली ना मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से निकालने का, मीन और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला था बस, मतलब निकालने का। तो उसमें हम लोग के पास अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो अपनी मर्जी होती है कि क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि अगर मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से ही निकालना है तब तुमको इसी से निकालना होगा मीन और वेरिएंस, लेकिन कोई मेंशन नहीं है तो वो अपनी चॉइस होती है कि तुम्हें कौन से मेथड से निकालना है। तो ये हो गया, समझो इसका समझो जितना भी फॉर्मूला, मतलब प्रूफ जितना था ना, मीन वेरिएंस का प्रूफ जो था और मोमेंट जेनरेटिंग का, वो नहीं आ गया। अब जो है ना क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब अगर न्यूमेरिकल अगर आया तो न्यूमेरिकल कैसा रहता है, तो जैसे कि क्वेश्चन है ना कि इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर हम लोग के पास गिवन है 4 है और 4/3 है, अगर हम लोग के पास गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम लोग को निकालने का आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है ना वो कितना होगा, और इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ही है, तो मीन का वैल्यू अगर गिवन है, इसका क्या मतलब है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो NP, तो NP इक्वल टू 4 गिवन है, और वेरिएंस का वैल्यू गिवन है, तो वेरिएंस का वैल्यू गिवन है, इसका क्या मतलब है कि NPQ इक्वल टू गिवन है 4/3।
तो एक तरह से ना ये एन पी का वैल्यू गिवन है और एन पी क्यू का वैल्यू गिवन है। तो हम लोग एन पी क्यू इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी क्यू का वैल्यू क्या है 4/3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये q का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एन पी कैंसिल, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और 4 ऊपर से कैंसिल, तो q का वैल्यू आ गया 1/3। तो वही हम लोग के पास ये आ गया। मतलब एक तरह से नहीं, या तो तुम ऐसे करके कर लो q का वैल्यू 1/3 निकालो, या फिर ना ऐसे जैसे कि वेरिएंस की वैल्यू जो एन पी क्यू इक्वल टू 4/3 है ना, तो इसमें एन पी की वैल्यू पुट कर दो। एन पी की वैल्यू 4 थी, तो ये एन पी क्यू की वैल्यू मतलब एन पी का वैल्यू 4 है, तो 4q हो गया, 4q इक्वल टू 4/3, तो q इक्वल टू 1/3। ये q की वैल्यू निकल के आ गई। अब q की वैल्यू निकल के आ गई और हम लोग के पास ये बात मालूम है ना कि p प्लस q का वैल्यू 1 होता है। हम लोग को ये बात मालूम है कि p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस q, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हम लोग के पास वैल्यू आ गया। अब जो है ना इसी वैल्यू को हम लोग अगर पुट कर दें अगर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ना, इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये जो है ना हम लिखे नहीं है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 ये अगर है एन पी इक्वल टू 4 जो है, इसमें अगर हम लोग अगर p की वैल्यू पुट करें तो इससे हम लोग के पास n की वैल्यू भी आ जाएगी। n मतलब n इंटू पी 2/3 इज इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी 12/2 इक्वल टू 6। ये हम लोग के पास n की वैल्यू आ गई। अब जो है ना फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, मतलब इसे हम लोग ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो फार्मूला जो है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ ये रहा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो ये फार्मूला है, x इक्वल टू आर एन सी आर पी ऑफ आर क्यू ऑफ एन माइनस आर। ये हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। अगर इसी फार्मूला में अगर हम लोग वैल्यू बस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का x इक्वल टू आर से n के जगह पे एन सी आर था ना, तो n के जगह पे 6 सी आर इंटू पी के जगह पे क्या है, p के पावर में r था ना, तो p के पावर में यानी कि 2/3 के पावर में r, q के पावर में n माइनस r था, तो q के पावर में 1 मतलब q के जगह पे 1/3 और n के जगह पे 6, तो 6 माइनस r। ये हो गया हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकल गया। अब हम लोग के पास निकालना क्या था, क्वेश्चन मेन था क्या कि ये निकालना था p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम लोग को निकालना था। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 1। ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ जो है ना 6 है, तो हम लोग के पास पॉसिबिलिटी कितना है, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब इतने ये जो है ना टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम लोग के पास ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन मतलब 1 से 1 या 1 से ज़्यादा, तो ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया। और बच के इतना गया, तो बस ये एक बच गया, मतलब उससे लेस देन वाला जो है ना वो बच गया। और टोटल कितना होता है, ये पूरा का टोटल कितना होता है प्रोबेबिलिटी, टोटल का प्रोबेबिलिटी होता है 1। तो इसीलिए ये 1 माइनस ये जो बच गया, इसको हम लोग बस माइनस कर लें तो ये क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पूरी, मतलब ये समझो पूरा टोटल है, ये पूरा टोटल है। इसमें से अगर हम लोग अगर इसको माइनस कर दें तो इस पूरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो वही हम लोग उसको जो है ना ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखे हैं, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 1। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 का वैल्यू इसी में बस पुट कर दो, 6c0 r की जगह पे, ये मतलब r की जगह पे 0 है ना, तो इस फार्मूला में r की जगह पे 0 पुट करो, तो r की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या होगा, 6c0 इंटू 2/3 की पावर में 0, 1/3 की पावर में 6 माइनस 0, तो बस वैल्यू से आंसर पुट कर दो, ये आंसर आ गया। और जो अब बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे ना, बाकी सब इसी के जैसे सिमिलर होंगे, मतलब ऐसे ही कुछ गिवन रहेगा मीन वेरिएंस और कुछ ऐसे निकालना होगा। तो बाकी क्वेश्चन ना बुक में वैसे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक इसी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में ही ना एक आता है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग जो है ना एक तरह से फ्रीक्वेंसी कुछ गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग को इसमें ना फिटिंग जो है ना फिटिंग निकालना होता है, मतलब एक तरह से फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हम लोग को एक टेबल क्रिएट करके हम लोग को निकालना होता है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग के पास ना ये फार्मूला होता है पहला, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा,
ये इसका फॉर्मूला है n इंटू पी ऑफ आर, ये पहला फॉर्मूला है। और इसमें n जो है वो n फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कुछ गिवन होगा, ये हो गया। और दूसरा एक होता है ना कि ये हम लोग कैसे निकालेंगे, पी ऑफ आर कैसे निकालेंगे ना, उसके लिए तो उसके लिए हम लोग के पास क्या होता है ना, पी ऑफ आर प्लस 1 बाई पी ऑफ आर, वो जो वैल्यू होगी ना वो होगी एन सी ऑफ आर, मतलब एन सी आर प्लस 1 इंटू पी ऑफ आर प्लस, मतलब ये एक तरह से बेसिकली हम लोग वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ना उसी का फॉर्मूला बस पुट कर दे रहे हैं कि पी ऑफ आर प्लस 1 का क्या होगा, एन सी ऑफ आर प्लस 1 इंटू पी ऑफ आर प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एन माइनस आर माइनस 1, और फिर पी ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू ऑफ एन माइनस आर, ये हो गया। ये हम लोग के पास ये आ गया पी ऑफ आर प्लस 1 बाई पी ऑफ आर, इसका फॉर्मूला। अब इसी में से ना हम लोग अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें, ये पूरे वैल्यू को, इस वैल्यू को एक्सपेंड करें तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू पी ऑफ आर प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ एन माइनस आर माइनस 1, ये आया। और फिर एन सी आर को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू पी ऑफ आर इंटू क्यू ऑफ एन माइनस आर, ये आया। अब जो है ना इसमें से जो टर्म कटेंगे सारे टर्म को काट दो, मतलब काट दो मतलब पहले उससे पहले हम लोग निकाल लें, मतलब ये आर प्लस 1 है ना, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं आर प्लस 1 को कि आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, और फिर ये जो n माइनस आर है इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो p ऑफ r प्लस 1 है, इस p ऑफ r प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं p इंटू पी ऑफ r, और फिर ये जो है q ऑफ n माइनस आर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं q इंटू क्यू ऑफ n माइनस आर माइनस 1। एक तरह से बेसिकली ना ऊपर नीचे को थोड़ा मैच करने के लिए ना बस हम लोग सिंप्लीफिकेशन बस किए हैं, बस कि हम लोग ताकि वो कट जाए ऊपर नीचे। तो इसमें से हम लोग को पास जो कटने वाला है सबको काटेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कटा, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कटा, p के पावर में r से p के पावर में r कटा, q ऑफ n माइनस आर माइनस 1 से q ऑफ n माइनस आर माइनस 1 कटा। तो बच कौन कौन सा गया, ये नीचे वाला r माइनस 1 बचा, और ये n माइनस आर बचा, और क्या बच गया, एक ऊपर में p बचा, नीचे में q बचा, बस यही 4 टर्म बचा। तो इसी को अगर हम लोग अरेंज करें n माइनस आर ऊपर चल जाएगा, मतलब ये डिवाइड में है ना तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा p ऑफ r माइनस 1, ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर से आया, डिनोमिनेटर वाला जो है वो ऊपर चल जाएगा, ये जो है ऊपर गया, और इसका q जो है वो तो नीचे ही रहेगा, तो n माइनस आर बाई क्यू, ये हम लोग के पास ये वैल्यू बचा। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लें तो क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ आर माइनस मतलब पी ऑफ आर प्लस 1 बाई पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन माइनस आर बाई आर प्लस 1 इंटू पी वाई क्यू इंटू पी वाई क्यू। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से हम लोग ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरफ ले गए तो क्या होगा, पी ऑफ आर प्लस 1 जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी एन माइनस आर बाय आर प्लस 1 इंटू पी वाई क्यू इंटू ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग के पास इसमें मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगी, तो पी ऑफ आर, और इसी को हम लोग कहते हैं रिग्रेस रिलेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर फिटिंग ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं। अब जो है ना इसमें से हम लोग के पास जो है ना आर मतलब पी ऑफ ये जो है ना सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर आर की वैल्यू जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू ना हम लोग को कैसे निकालनी होगी, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ना अलग से हम लोग को निकालना होता है, क्योंकि r इक्वल टू ज़ीरो का अगर हम लोग निकालने जाए अगर इस वैल्यू से, तो इसका में हम लोग के पास r इज इक्वल टू जो अगर यहाँ पे अगर ज़ीरो निकालें तो इसका क्या मतलब होगा कि r माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी, तो r माइनस 1 मतलब माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी तो हम लोग के पास है नहीं, तो इसीलिए उसके लिए हम लोग के पास r इक्वल टू ज़ीरो जो है ना उसको अलग से हम लोग निकालते हैं। तो r इक्वल टू ज़ीरो का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना इसी में हम लोग r इक्वल टू ज़ीरो डायरेक्टली पुट करेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग p ऑफ ज़ीरो लिखेंगे। तो p ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन सी ज़ीरो इंटू पी के पावर में ज़ीरो क्यू के पावर में n माइनस ज़ीरो, तो n माइनस ज़ीरो मतलब q के पावर में n, तो p ऑफ ज़ीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, q के पावर में n, ये हो गया। अब p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p ऑफ r प्लस 1 इंटू इसमें r की वैल्यू अगर ज़ीरो करें तो मतलब 0 प्लस 1, तो एक तरह से बेसिकली क्या हो जाएगी, इसी वैल्यू में से बस वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू 0 पुट करते जाओ, तो r की वैल्यू 0 मतलब n माइनस
मतलब यहाँ पे n माइनस आर है और r प्लस वन इंटू पी ऑफ पी वाई क्यूब में r की वैल्यू 0 पुट करना है और इंटू इसमें जो प्रोबेबिलिटी है बस p ऑफ 0, ऐसे ही मतलब ऐसे ही हम लोग करके ना बस पूरा सारे को हम लोग निकालेंगे, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, जहाँ तक हम लोग को निकालना हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ तक हम लोग को निकालना हो सबकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसमें हम लोग के पास ये फिर आप p ऑफ 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, p ऑफ r में r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो वही अब इसमें जो है ना n माइनस वन बाई आर प्लस वन इंटू पी ऑफ पी वाई क्यू के में r की वैल्यू 1 पुट करो और p ऑफ 1 निकालो। ये जो है ना ये हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं इस फार्मूला से, बस इसमें हम लोग r की वैल्यू जो है ना 0, 1, 2 ऐसे पुट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 0 अगर पुट करो तो p1 निकलेगा, r की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो r की वैल्यू 1 पुट करो तो p2 निकलेगा। ऐसे ही बस हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, समझो। तो ये हो गया समझो एक तरह से फार्मूला जो हम लोग को निकालना होगा। तो इसमें अब हम लोग के पास क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा ना फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फॉलोइंग डाटा, ये ना हम लोग के पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना रहेगा इस डाटा के लिए। इसमें हम लोग के पास x दिया हुआ है और f जो है ना वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो बस 0 का अगर दिया हुआ है 5, 1 का 18, 2 का 28, 3 का 12, 4 का 7, ये समझो एक तरह से टेबल गिवन होगा। इसमें टोटल जो है ना ये टोटल जो है ये 80, यही वैल्यू जो है ना वो n है। ये टोटल फ्रिक्वेंसी जो होती है ना उसी को हम लोग n लेते हैं। तो ये n इक्वल टू 80 हम लोग के पास गिवन है और ये जो हाईएस्ट नंबर होती है इसको हम लोग ना n लेते हैं, स्मॉल n जो होगी ना नंबर, टोटल नंबर वो क्या होगी, तो वो 6 होती है। ये हो गई नंबर और तो मतलब जो हाईएस्ट इसमें है 6 तक गई है, तो 6 इसकी जो है ना ये हुए n इसका। अब जो है ना इसका हम लोग के पास मीन निकालना है। तो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती थी, जो 9, 10 में हम लोग के पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती थी उसमें हम लोग के पास मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, मीन निकालने का फॉर्मूला होता था ना कि हम लोग जो है ये इन दोनों को ऐडअप किए, इन दोनों को ऐडअप किए, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके ऐडअप किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किए, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू को ऐडअप करके और टोटल से डिवाइड करते थे। ये जो टोटल 80 है उससे डिवाइड करते थे। मतलब एक तरह से फॉर्मूला क्या बन जाता था मीन का, वो जो हम लोग 9, 10 में पढ़े ना बस वही है। किसी मतलब मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, उसमें हम लोग मीन को हम लोग ऐसे लिखते थे ना 9, 10 में कि x बार जो हम लोग करके जो मीन निकालते थे उसके फार्मूला क्या होता था, सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स। मतलब ये जो f की वैल्यू है इंटू एफ एक्स, तो मतलब एक्स आई हो जाएगी यहाँ पे, मतलब हर एक बार ये x की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, एफ आई एक्स आई और सिग्मा ऑफ एफ आई ऐसे करके, मतलब जो वैल्यू है ना मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, ये हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी और टोटल इसमें टोटल सिग्मा ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ इंटू एक्स आई। तो मतलब इन दोनों की जो सम है ना उन सबको सम करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस। तो सबको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करते गए, तो सबको प्लस करने पे ये 192 आया और बाई टोटल 80 है, तो ये आ गई मीन, ये 2.4 जो है ना मीन आ गई। तो ये टोटल मीन आया और हम लोग के पास ये मालूम है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कर रहे हैं, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का मतलब क्या है कि NP और n की वैल्यू हम लोग के पास 6 गिवन है, n की वैल्यू 6 गिवन है और p की वैल्यू हम लोग के पास नहीं मालूम है। तो NP इक्वल टू, और ये जो हम लोग के पास मीन है, मीन का ये वैल्यू आ गई है हम लोग के पास, दोनों की मीन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, मीन तो चेंज नहीं होगा, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है तो वो मीन सेम रहेगा। तो n की वैल्यू 6 हम लोग यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन में ही गिवन है, तो n की वैल्यू 6 लिए, p की वैल्यू हम लोग इससे निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6p इक्वल टू 2.4, तो p इक्वल टू हो गया 0.4। तो 0.4 ये p की वैल्यू आई, तो q की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस p, यानी कि 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, ये आ गई q, मतलब q की वैल्यू। अब इसमें से ना q की वैल्यू जब आ गई तो हम लोग के पास क्या करना आता था, हम लोग बोले थे ना कि सबसे पहले हम लोग p0 निकालेंगे। p0 क्या होगा q की पावर में n, तो q के पावर में n, मतलब p0 इक्वल टू q की पावर में n, यानी कि 0.6 q की वैल्यू और n की वैल्यू 6, तो 0.6 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.04566, मतलब 0.46656, ये आ गई p0 की वैल्यू, मतलब p0 की वैल्यू, p0 की वैल्यू आ गई। और हम लोग को फिट करना है, तो फिटिंग ऑफ 0 जो है ना f ऑफ 0,
ये भी हम लोग को निकालना होगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में जो फार्मूला जो था ना एफ ऑफ आर, ये आर की वैल्यू इन हम लोग 0 1 2 कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या है एन इंटू पी ऑफ आर। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू यहाँ पे टोटल 80 थी, तो एन की वैल्यू ये टोटल 80 है। एफ ज़ीरो निकाल रहे हैं, मतलब पी की वैल्यू क्या मतलब पी ज़ीरो भी हम लोग को डालना होगा, तो पी ज़ीरो की वैल्यू ये आ गई है, उसी वैल्यू को हम लोग पुट किए, तो एफ ज़ीरो इक्वल टू क्या हो गया 80 इंटू ये जो वैल्यू हम लोग निकाल के लाए पी ऑफ ज़ीरो का, वो हम लोग को बस वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 3.73248, ये आ गई एफ ऑफ ज़ीरो, ये एफ ऑफ ज़ीरो आ गया। अब ऐसे ही ना हम लोग को सारे को निकालना है, मतलब F0 निकला, F1 F2 ऐसे करके सब निकालना है। तो P1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसको निकालने के लिए ना हम लोग के पास ना बेसिकली अंतिम में निकालना क्या होता है F0 F1, ऐसे ही हम लोग को F1 F2 इसका हम लोग को टेबल में अरेंज करना है, ये सबको हम लोग अरेंज करना है, F0 F1 F2 F3 ऐसे इसको हम लोग को अरेंज करना है। लेकिन इनको निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए P0 चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या है n इंटू पी ऑफ आर, वो है ना फार्मूला इसका, तो इसके लिए हम लोग P0 P1 ऐसे वो सारे वैल्यू भी चाहिए, इसीलिए हम लोग P भी निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ तब हम लोग F निकाल रहे हैं। तो P ऑफ 1 क्या होगा, तो P ऑफ 1 में वही जो हम लोग के पास फार्मूला जो था n माइनस आर बाई आर प्लस 1